हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू चैनल। और आज हम लोग लेके आए हैं बेटा आपके लिए PYQ की पूरी सीरीज। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 11 से, और स्टैंडर्ड 11 का सबसे पहला चैप्टर दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। तो आज हम लोग देखने वाले हैं PYQs फ्रॉम लिविंग वर्ल्ड। अब इस चैप्टर का जो वेटेज है बेटा, ठीक है, नीट के अंदर अगर आप देखें तो हर साल इसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे द लिविंग वर्ल्ड, और लिविंग वर्ल्ड के PYQs करने वाले हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 2023 हम लोग जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के, वो कहीं हम लोग 1992 तक देखने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ तक आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप ट्राई करेंगे कि आप मेरे साथ ही सॉल्व करें क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा गैप लेंगे, टाइम लेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू विच फैमिली। यहाँ पे पूछा गया है हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू विच फैमिली। अब आप इस चैप्टर को बेटा जब भी पढ़ने बैठेंगे तो डिवाइड कर लेंगे इनटू 4 टॉपिक्स, 4 डिफरेंट जनरल टॉपिक्स। सबसे पहले आप पढ़ते हैं व्हाट इज लिविंग, जहाँ पे आप कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफाइनिंग फीचर्स पढ़ते हैं। सेकंड जो इसका पार्ट रहता है दैट इज नॉमेनक्लेचर, जहाँ पे आप बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं। थर्ड पार्ट जो इसका रहता है वो रहता है आपका टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, एंड फोर्थ पार्ट दैट इज टेक्सोनोमिकल एड्स। अब टेक्सोनोमिकल एड्स एज सच आपके नीट के पोर्शन में अब रहा नहीं है, तो आपको पढ़ना है अप टू टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज जब आप स्टडी करते हैं तो ट्राई करिए कि आपकी NCERT के अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स गिवन है, राइट, तो उनका आप एक चार्ट फॉर्म या टेबल फॉर्म क्रिएट कर लीजिए, जहां पे हर एक ऑर्गेनिज्म का पूरा क्लासिफिकेशन आपने लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हाउस फ्लाई, तो मुझे उसके स्पीशीज से शुरू करके किंगडम तक सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि बेटा एग्जाम में वो आपको पूरा चार्ट या पूरा टेबल प्रिपेयर करने के लिए नहीं देंगे, वो आपको बीच में से क्वेश्चन पूछेंगे। तो अब जैसे यहाँ पे पूछा गया है हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू डैश फैमिली, तो दे आर नॉट आस्किंग अबाउट स्पीशीज, जीनस, क्लास, नथिंग, दे आर डायरेक्टली आस्किंग यू फॉर फैमिली। और जब आप नीट में आंसर करेंगे तो आपको पता है बायो के जो क्वेश्चंस आप आंसर करते हैं वो आंसर करते हैं आप 30 सेकेंड्स के अंदर, राइट। तो यहाँ पे भी यही ट्राई करना आप कि 30 सेकेंड्स के अंदर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें। प्लस जब आप रीड कर रहे हैं, रीडिंग टाइम इज योर सॉल्विंग टाइम, ये बहुत फोकस करके हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू डैश फैमिली। अब यहाँ पे आपको 4 फैमिली गिवन है, इसमें ध्यान दीजिए। फोर्थ वन इज म्यूसिडे। हाउस फ्लाई का नाम क्या है? हाउस फ्लाई का नाम आपको ध्यान होगा बेटा, इट इज मस्का डोमेस्टिका। तो मस्का इज द जीनस विच बिलोंग्स टू फैमिली म्यूसिडे। एनिमल की फैमिली है, सफिक्स हो जाएगा बेटा इडे। एनिमल की फैमिली में सफिक्स क्या हो जाएगा? इडे। फॉर एग्जाम्पल होमोसेपियंस बिलोंग्स टू होमिनिडे, तो फिर से देखिए IDAE इज द सफिक्स। तो यहाँ पे मस्का इज द जीनस फॉर हाउस फ्लाई विच बिलोंग्स टू द फैमिली म्यूसिडे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फैमिली म्यूसिडे। चलते हैं ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। X and Y are the components of binomial nomenclature. This naming system was proposed by Z. अब इन्होंने बोला है binomial nomenclature which was given by Linnaeus. अब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से हम लोग एक ऑर्गेनिज्म को नेमिंग करते हैं, राइट, साइंटिफिक नेम्स प्रोवाइड करते हैं। साइंटिफिक नेम्स हैव 2 कंपोनेंट्स, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, तो पहले क्या लिखते हैं हम? जेनेरिक नेम, उसके बाद हम लोग लिखते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, और फिर अगर लिखना है हमें तो ऑथर का नेम इन एब्रिवेटेड फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे X and Y आर द कंपोनेंट्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। X and Y मतलब पहला क्या है? X, तो इट इज जेनेरिक नेम। Y क्या है आपका? स्पेसिफिक एपिथेट। तो यहाँ पे X हो जाएगा आपका जेनेरिक नेम एंड Y इज द स्पेसिफिक एपिथेट। ऐसा हमें 2 ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए A and D। अब बात रह गई किसने नेमिंग सिस्टम प्रपोज किया, उसे अल्फाबेट दिया है Z। तो कैरोलस लीनियस हैज गिवन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो A and D में बेटा चेक करो कैरोलस लीनियस कहाँ गिवन है। लास्ट ऑप्शन में RH विटेकर दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में Z के सामने हमें कैरोलस लीनियस दिया है। फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। X is generic name, Y is specific epithet and Z is Carolus Linnaeus. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन A। मूव करते हैं हम लोग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ध्यान से पढ़ो, रीडिंग टाइम इज योर सॉल्विंग टाइम। इन द टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज which hierarchical arrangement in ascending order is correct in the case of animals? एनिमल्स के लिए हम लोगों को देखना है पूरा हायरार्की, ठीक है। अब करेक्ट सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है आपको। किंगडम सब में पहला दिया गया है, करेक्ट है। फाइलम आफ्टर किंगडम, एनिमल्स के केस में फाइलम
कैटेगरी आ जाती है, और प्लांट्स के केस में डिवीजन। अब यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं बेटा एनिमल्स, तो हमें डिवीजन के बारे में सोचना ही नहीं है, तो बिलो किंगडम फाइलम विल कम, फाइलम के बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, आप यही तो सीक्वेंस लिखते हो ना, किंगडम, फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन स्पीशीज। ठीक है, तो ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हो गई। इफ प्लांट्स आर गिवन तो यहाँ फाइलम की जगह पे हम डिवीजन लिखते हैं, बट एज दे आर आस्किंग फॉर एनिमल्स, आपका सेकेंड ऑप्शन किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हायरार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, Which one of the following belongs to family Mucidae? अगेन सेम क्वेश्चन देखो रिपीट करके आ रहा है, मतलब या तो आपको फैमिली गिवन है, ऑर्डर गिवन है, उसके ऑर्गेनिज्म का नाम पूछ लिया, ऑर्गेनिज्म के नेम्स भी वही जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो जब आप अपना टेबल प्रिपेयर करेंगे सिर्फ एनसीईआरटी के जितने ऑर्गेनिज्म के नेम्स हैं वही देखने आपको, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं देखना है। यहाँ पे प्लांट किंगडम के नेम्स नहीं देखने आपको, एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स नहीं देखने, लिविंग वर्ल्ड के जो एग्जाम्पल्स है वही सिर्फ आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फैमिली म्यूसिडे? अभी हम लोगों ने आगे प्रीवियस स्लाइड में करा था, द एग्जाम्पल वाज हाउस फ्लाई, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हाउस फ्लाई। मूव करते हैं ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सिलेक्ट द करेक्टली रिटन कंप्लीट साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। वी नो इट इज मैंजीफेरा इंडिका। तो हमें सिर्फ ये ढूंढना है कि ये कहाँ पे सही से लिखा है। अब ये जो आप देख रहे हो बेटा, जो एग्जाम पेपर में आपको आता है वो हैंड रिटन तो होता नहीं है, तो अंडरलाइन तो करेंगे नहीं, सेपरेटली जेनेरिक नेम को अंडरलाइन कर दिया, स्पेसिफिक एपिथेट को अंडरलाइन कर दिया, ऐसा नहीं आएगा। फॉर्मेट आपको टाइप्ड आ रहा है, मतलब इटैलिक्स में होना चाहिए, इटैलिक्स थोड़ा सा टेढ़ा दिखना चाहिए। तो एग्जाम में फोकस करके देखना कि कौन से फॉन्ट्स हमें थोड़े से इटैलिक्स में दिख रहे। अब यहाँ पे 2 दिख रहे, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, तो मैंजीफेरा इंडिका दोनों सही लिखा हुआ है। अब ऑथर का जो नेम है पूरा कैरोलस, लीनियस, दोनों चीजें एब्रिवेटेड फॉर्म में नहीं लिखी जाती, तो जब भी लीनियस का नाम लिखा जाता है डायरेक्टली दे विल राइट LINN. और ये ध्यान रखना है आपको कि जो ऑथर साइटेशन गिवन होगा वो इटैलिक्स में नहीं होगा, वो नॉर्मल फॉन्ट साइज होगा, वो इटैलिक्स में नहीं होके नॉर्मल फॉन्ट साइज होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो मैंजीफेरा इंडिका इन इटैलिक्स और ऑथर एब्रिवेटेड फॉर्म में नॉर्मल फॉन्ट, ठीक है, वो इटैलिक्स में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आंसर हो गया बेटा क्या, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, रुक जाइए, हमने सारे आगे के क्वेश्चंस किए हैं। यस, कुछ स्किप नहीं हुआ, ओके ठीक है। चलिए अब हम लोग पहुंच गए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN रूल बुक। नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल बुक्स हैं, प्लांट्स का हो गया तो ICBN हो गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इस तरह से आपने कुछ रूल बुक्स देखी थी। नाउ दे आर आस्किंग कि ICBN के जो रूल्स हैं उसके अगेंस्ट में कौन सा स्टेटमेंट है। पहले रीड करते हैं फटाफट। हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइन। अभी हमने डिस्कस किया, अगर हैंड रिटन है तो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट को आपको अलग अलग अंडरलाइन करना है। Every species should have a generic name and a specific epithet. बिल्कुल सही है बेटा। साइंटिफिक नेम के 2 कंपोनेंट्स, जीनस एंड स्पीशीज। थर्ड, साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन। हाँ, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, तो लैटिन लैंग्वेज में होगा। एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड, जब आप उसे टाइप करोगे तो इटैलिक्स में करोगे। फोर्थ ऑप्शन, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर्स। अब इसमें छोटा सा वेरिएशन बेटा, जब भी आप जेनेरिक नेम लिखते हैं तो जेनेरिक नेम का जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है वो आप कैपिटल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग मैंजीफेरा, दिस इज जीनस, तो मैंने फर्स्ट लेटर को कैपिटल किया, इसे अंडरलाइन कर दिया। फिर मैंने लिखा इंडिका, तो इसे अंडरलाइन कर लिया मैंने। बट देखो स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट अल्फाबेट इज स्मॉल, बट जीनस का जो फर्स्ट अल्फाबेट है, जेनेरिक नेम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है, इट शुड बी इन कैपिटल। हियर दे आर सेइंग जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर्स। दोनों स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं होते, सो इट इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितने इजी क्वेश्चंस हैं, मतलब लिविंग वर्ल्ड खुद चैप्टर इज हैविंग अ वेटेज ऑफ 1 और 2 क्वेश्चंस, और पोर्शन जो आपको स्टडी करना है, याद रखना है, वो भी कम है। मतलब कम पढ़ाई करके आप 2 क्वेश्चंस अटेंड करके आ सकते हैं नीट के अंदर। चलिए मूव करते हैं ऑन द नेक्स्ट।
मैच कॉलम 1, मैच द लिस्ट आ गया। डायरेक्ट पूरा पढ़ना ही नहीं है फिर आपको, फिर देख लो ये चीज कि आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है या इनकरेक्ट। अब यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है आपको। मैच करना है फैमिली। देखिए पहले तो सामने देख लीजिए क्या क्या गिवन है कॉलम 2 में। डिप्टेरा इज द ऑर्डर, डिप्टेरा इज द ऑर्डर, मतलब बी के साथ 1 आना चाहिए, बी के साथ 1 आना चाहिए। हम लोग मूव करेंगे ऑन द नेक्स्ट। बी के साथ 1 मतलब ऑर्डर, तो डिप्टेरा होना चाहिए यहाँ पे। अब देखिए सारे ऑप्शंस में बी के साथ 1 सिर्फ हमें फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, तो हमारे माइंड में ये तो क्लिक हो गया कि ऑप्शन 1 इज दी, ऑप्शन ए इज दी आंसर। चेक करते हैं एक बार। ए के साथ 3 गिवन है, मतलब फैमिली म्यूसिडे, करेक्ट है बेटा। सी के साथ 4, क्लास योर इंसेक्टा, देखो सी के साथ 4, और डी के साथ 2 मतलब फाइलम इज आर्थ्रोपोडा। तो सारे ऑप्शन हमने मैच करके देख लिए। तो ऑर्डर डिप्टेरा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फिर आपका क्लास इंसेक्टा हो जाएगा, फैमिली म्यूसिडे हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से मैच करके बेटा क्रॉस चेक करना हमेशा अपने क्वेश्चंस को। आंसर जब करो मैच द फॉलोइंग तो 2 बार क्रॉस चेक कर लेना, गलत ना हो जाए। चलिए मूव करते हैं ऑन द नेक्स्ट। Nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? सिर्फ nomenclature के rules के against में जो है वो find out करना है हमें। फिर से पढ़ते एक बार। The first word in a biological name represents the genus name and the second is specific epithet. बिल्कुल correct है बेटा, पहला वाला genus, second वाला species. The names are derived from Latin and written in italics. वही पॉइंट्स जो आगे हमने देखे, Latin derived है, जब लिखेंगे टाइप करेंगे तो italics में करेंगे। When written by hand, the names are to be underlined. अभी हमने अंडरलाइन किया था आगे की स्लाइड्स में, Mangifera indica separately underlined. Biological names can be written in any language. You cannot write the biological names in any language. There are certain rules. लेटिन डिराइव करना है, हैंड रिटन लिखना है तो अंडरलाइन करना है सेपरेटली, और इटैलिक्स में होना चाहिए। आप किसी भी लैंग्वेज में नहीं कर रहे, आप लेटिन डिराइव्ड है, हर एक नाम लेटिन डिराइव्ड है। तो डी इज अगेंस्ट द रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। स्टडी द 4 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द 2 करेक्ट वंस। सिर्फ 2 करेक्ट होंगे, 4 स्टेटमेंट आपको गिवन है। पहले स्टेटमेंट्स ध्यान से पढ़ लो, कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है वो देख लो। नीचे स्टेटमेंट में हमेशा देखना चाहिए कि करेक्ट स्टेटमेंट्स आस्क्ड है या इनकरेक्ट। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। चलिए, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर, दिस इज करेक्ट। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इट डज अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। Binomial nomenclature system was given by R.H. Whittaker, no, it was given by Linnaeus. In unicellular organisms, reproduction is synonymous with growth. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जब डिवाइड करता है तो उसका सेल नंबर भी बढ़ रहा है, मतलब रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है। तो एक ही काम करने से दोनों चीजें हो रही है, सेल डिवाइड कर रहा है सिर्फ, ग्रोथ भी हो गया और रिप्रोडक्शन भी हो गया, मतलब दे आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, दे आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहां से सीधा सीधा हमें पता चल रहा है ए एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी, ठीक है। देख लो एक बार, डन। चलिए आगे बढ़ते बेटा। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टमाटो एंड पोटैटो, 2 ऑर्गेनिज्म आपको दे दिए, टमाटो एंड पोटैटो, ठीक है। हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी के अंदर पहले फैमिली सोलेनेसी पढ़ी हुई है, राइट। तो फैमिली सोलेनेसी में दोनों एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं हम लोग, टमाटो भी पढ़ते हैं पोटैटो भी पढ़ते हैं। अब पोटैटो का जो नाम है आपको पता है, उसका जीनस सोलेनम है, ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम। जबकि टमाटो जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं हम लाइकोपर्सिकम, तो जीनस तो अलग हो गया, स्पीशीज तो ऑब्वियसली फिर अलग होगी, राइट। तो जीनस लेवल पे तो इनके अंदर कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है नहीं, बट बोथ ऑफ देम बिलोंग टू अ फैमिली दैट इज सोलेनेसी। ये दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं और फैमिली का नाम है सोलेनेसी, ठीक है। तो फैमिली कौन सी हो गई, सोलेनेसी। तो दोनों के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से लेवल पे जाके मिलेंगे हमें, फैमिली लेवल पे, उसके बाद तो फिर सब में मिलने ही वाले, राइट। तो जीनस लेवल पे दोनों में कॉमन कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे हैं क्योंकि दोनों के जीनस डिफरेंट है, बट बोथ ऑफ देम आर इंक्लूडेड इन अ फैमिली दैट इज सोलेनेसी। तो यहाँ पे फैमिली लेवल पे जाके आपको कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगे बिटवीन टमाटो एंड पोटैटो। ये क्वेश्चन हमेशा याद रखेंगे, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। मूव करते हैं आगे बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स पर्टिकुलर नेम्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। पहले आपको एनिमल का नेम गिवन है,
पीछे कुछ कैटेगरी गिवन है, कैटेगरी का नाम गिवन है और फिर उसकी कैटेगरी गिवन है। ठीक है, पढ़ते एक बार। कटल फिश मोलस्का अ क्लास। अब मोलस्का आपको पता है बेटा इटसेल्फ इट इज अ फाइलम, तो वो क्लास नहीं है, गलत हो गया। ह्यूमंस प्राइमेटा को बिलोंग करते हैं बट प्राइमेटा आपका फैमिली नहीं है, ऑर्डर है, तो वो भी गलत हो गया। हाउस फ्लाई मस्का सही है बट मस्का ऑर्डर नहीं है, जीनस है, तो ये भी गलत हो गया। टाइगर, टिग्रिस इज द स्पीशीज, पैंथेरा टिग्रिस, राइट, स्पीशीज है, यस इट इज स्पीशीज, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से बेटा मैच करके देखेंगे, सिर्फ ऑर्गेनिज्म का नेम, पीछे उसका कैटेगरी का नेम गिवन है, पीछे कैटेगरी गलत दे रखी है। क्लियर? चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। सिर्फ लिविंग थिंग्स के पास होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट विथ लिविंग थिंग्स। ठीक है, सिर्फ लिविंग थिंग्स के पास। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग इन विट्रो, ये लिविंग नहीं है, दे आर लिविंग रिएक्शंस, बट इन्हें आप लिविंग थोड़ा बोल सकते हो, लिविंग बीइंग्स थोड़ा है, सेल थोड़ा है, वो खुद से थोड़ा हो रहे हैं। इन विट्रो जो रिएक्शंस करवा रहे हैं वो हम करवा रहे हैं, हम एंजाइम्स ऐड कर रहे हैं, हम सबस्ट्रेट्स ऐड कर रहे हैं। तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग इन विट्रो आर नॉट लिविंग, दे आर लिविंग रिएक्शंस बट दे आर नॉट लिविंग। ठीक है, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। थर्ड पढ़ते हैं, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। अब ध्यान देना बेटा, जब एक प्रोटीन का क्रिस्टल बनता है तो कहीं ना कहीं जो अरेंजमेंट होता है वो अंदर से हो रहा है, तो हम कह सकते हैं इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, तो वो तो नॉन लिविंग क्रिस्टल के पास भी प्रेजेंट है। बट जो थर्ड है यहाँ पे, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी, ये सिर्फ लिविंग थिंग्स का एक्सक्लूसिव फीचर है, ये किसी और के पास नहीं है। फिर भी फोर्थ ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम, इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। ठीक है, सरफेस से, लिविंग थिंग्स के ऊपर सरफेस से थोड़ा ग्रोथ हो रहा है, सरफेस हो रहा है, यहाँ पे चीजें डिपॉजिट हो गई, तो जब सर्दियाँ आएंगी हम लोग बेटा मोटे हो जाएंगे, राइट, और जब गर्मियाँ आएंगी तो स्वेटिंग हो रहा है तो हम लोग पतले हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द फीचर व्हिच इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट विथ लिविंग बीइंग्स। ICBN स्टैंड्स फॉर वेरी इजी क्वेश्चन, सोचना नहीं है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, सीधा आंसर करना है हमें। ICZN गिवन है तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, चलिए, the living organisms can be unexceptionally distinguished from the non-living things on the basis of their ability for। ठीक है, अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स देख रहे हो तो ऐसा कोई फीचर जो अनएक्सेप्शनली प्रेजेंट है और उसे डिस्टिंग्विश कर रहा है फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ये तो हो गया मीनिंग। पढ़ते हैं, इंटरैक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मूवमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, कॉन्शियसनेस इज द फीचर विच इज प्रेजेंट ओनली विथ लिविंग बींग्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो हमें याद रखना है यहाँ पे ऑप्शन डी। अब आपको डाउट हो सकता है बेटा कि क्यों हमने यहाँ पे इंटरैक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन नहीं किया। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अंदर प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन नहीं हुआ, जब से वो स्पीशीज बनी है तब से उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को मेंटेन करके रखा हुआ है, कुछ भी इवोल्यूशन नहीं हुआ। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो इवोल्यूशन है वो प्रोग्रेसिव होगा, कई बार वो रिवर्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन इज रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। Species are considered as, याद रखना है हमेशा, it is real basic unit of classification, it is real basic unit of classification। real क्यों कह रहे हैं, हमने कहा सोलेनम ट्यूबरोसम, तो जब हमने कहा ट्यूबरोसम आलू आपको दिखता है, राइट, तो it is real basic unit of classification। मूव करते हैं ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। बायोसिस्टमैटिक सेम सेट। अब सिस्टमैटिक्स, चलो आपको बायोसिस्टमैटिक्स नहीं समझ में आ रहा, बट सिस्टमैटिक्स तो पता है हमें, मतलब क्या, टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशन, टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशन। अब ये लोग पूछ रहे हैं बायोसिस्टमैटिक सेम सेट। पहला ऑप्शन रीड करते हैं, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, दिस अकर्स इन टेक्सोनॉमी। delimiting various taxa of organisms and establishing their relationships, बट कौन से बेसिस पे वो नहीं गिवन है। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, देखिए यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, एंड एस्टैब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी, रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एंसेस्टर।
on the totality of various parameters from all fields of studies. This is your biosystematics. तो systematics वर्ड ढूंढने के लिए आपको इवोल्यूशनरी हिस्ट्री दिखना चाहिए या तो फाइलोजेनी कहीं पे गिवन होना चाहिए, ठीक है। फिर भी फोर्थ ऑप्शन पढ़ लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स। सिर्फ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स नहीं देखते हम लोग, इवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज को भी देखते हैं, ठीक है। हमेशा बेटा आपको ऑप्शन मिल जाए तब भी आपको बाकी के ऑप्शन से एक बार गो थ्रू करने हैं, कंपलसरी है। वो ऑप्शन मिल गया, टिक कर दिया, आगे बढ़ गया, ऐसे नहीं करना है, सारे ऑप्शंस को चेक करना है। चलिए मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर एज कंपेयर टू जीनस? लेस जनरल। अब यहाँ पे एक चीज बेटा ध्यान से सुन लो, हमने कुछ ऐसे लिखा था, किंगडम, फाइलम फॉर एनिमल, डिवीजन फॉर प्लांट्स, राइट। फिर क्या आ जाता है, क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, आप मूव कर रहे हैं जब किंगडम टू स्पीशीज, आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, तो जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ये डिक्रीज होंगे। व्हेन वी मूव फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे बेटा, ठीक है। फिर नंबर ऑफ जनरल कैरेक्टर्स, कौन से कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स, ये भी डिक्रीज हो जाएंगे। तीसरी बात देखो, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जनरल कैरेक्टर्स इंक्रीज होंगे, बट व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, नंबर ऑफ जनरल कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। लिख लेना अपनी नोटबुक में, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, या आप यहां पे कह सकते हैं बेटा नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, ये बढ़ेंगे। When we move from kingdom to species, ये सिमिलर कैरेक्टर्स और कॉमन कैरेक्टर्स दोनों इंक्रीज होंगे। अब आपको पूछा क्या है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस? तो लेस जनरल, जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो जनरल कैरेक्टर्स कम हो रहे हैं, तो जीनस से कम जनरल कैरेक्टर्स, जीनस के कंपैरिजन में लेस जनरल कैरेक्टर्स विल बी फाउंड इन स्पीशीज, जो एक लेवल नीचे हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। एक बार देख लो बेटा इस क्वेश्चन को, when we move from kingdom to species, number of organisms will decrease, number of general characters would decrease, number of similar characters would increase and number of common characters would increase. यहाँ पे we are asked for general characters, तो general characters decrease करेंगे when we move from genus to species, तो species is the answer, ठीक है। move करते हैं on the next question. Taxon is the unit of a group of, taxon किसका unit है, जो आपकी taxonomic categories थी। for example I am saying कि family, तो फैमिली में जो भी फैमिली आपने लिखी, इफ यू हैव रिटन सोलेनेसी, पोएसी, एनाकार्डिएसी, ऑल ऑफ दीज आर टेक्सॉन। इफ आई एम राइटिंग जीनस, तो जीनस में मैंने मान लो बोल दिया मेंजीफेरा, मैंने कहा सोलेनम, मैंने कहा ट्रिटिकम, ये सारे टेक्सॉन है। तो टेक्सॉन इज द यूनिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ, किसका ग्रुप ऑफ, टेक्सोनॉमी। किसका ग्रुप है, टेक्सोनॉमी। तो जब आप टेक्सोनॉमी देखते हैं, आप क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो वहां जो ग्रुपिज्म आप कर रहे हैं क्लासिफाई करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को, तो वो ग्रुप्स को हम लोग क्या कहते हैं, टेक्सॉन। याद रखेंगे ये पॉइंट। लीनियस इज क्रेडिटेड विथ, लीनियस एक ही चीज याद रखनी है आपको, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो लीनियस इज क्रेडिटेड विथ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विथ सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक। देखो फिर से वही बात, एक ग्रुप प्लांट्स का या एनिमल्स का जिनके पास सिमिलर ट्रेट्स हैं, किसी भी रैंक का, रैंक का मतलब आपका कैटेगरी, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। देखिए प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं 2 मिनट, जहां पे हमने लिखा है, यहाँ पे हमने लिखे ये सारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, इन्हीं को आप रैंक कह सकते हैं, इन्हीं को आप क्या कहेंगे, रैंक। तो अब रैंक पे, अलग अलग रैंक पे अलग अलग टेक्सॉन प्रेजेंट होंगे। तो क्या कह रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विथ सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक दैट इज नोन एज टेक्सॉन। एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आया कि सोलेनेसी, फिर मान लीजिए एनाकार्डिएसी और आपको बोल दिया पोएसी, तो ऑल ऑफ दीज आर फैमिलीज, दे आर टेक्सॉन प्रेजेंट एट सेम लेवल। कौन सा लेवल, फैमिली लेवल। बट अगर आपको कहें कि सोलेनेसी, फिर आपको कह दे कि पोएल्स एंड आपको कह दे ट्रिटिकम, तो सोलेनेसी, पोएल्स एंड ट्रिटिकम एक फैमिली है, फिर पोएल्स क्या है, ऑर्डर है, और ट्रिटिकम क्या है, आपका जीनस है। तो ऑल ऑफ दीज आर टेक्सॉन बट एट डिफरेंट लेवल। ये याद रखना क्वेश्चन बेटा। मूव करते हैं। बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टेक्सॉन
ऑफ टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन इज, बिल्कुल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कभी भी क्वेश्चन आए, दैट इज स्पीशीज, दैट इज स्पीशीज। तो आप देख रहे होंगे बेटा कि कहीं हम लोग 1990 तक सॉल्व कर चुके हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2023, ठीक है। तो प्लीज ये जब आप PYQs जब भी आप वीडियो देखेंगे तो आप नोटबुक लेके बैठेंगे, आंसर की अपनी बनाएंगे, मेरे आंसर की से चेक करेंगे और जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं उन्हें फिर से रिवाइज करेंगे फॉर नीट बेटा, और फिर से एक बार वीडियो देख के PYQs सॉल्व करने हैं आपको। तो जब आप PYQs करेंगे बेटा तभी आपको प्रैक्टिस होगी, तभी आपको पता चलेगा, आइडेंटिफाई होगा कि कौन से आपके वीक टॉपिक्स हैं। वीक टॉपिक्स को फिर से पढ़ेंगे, उन्हें स्ट्रॉन्ग करेंगे और फिर उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरह से बेटा हम लोग प्रिपेयर करेंगे फॉर नीट, ठीक है। तो जैसे ही आप ये वीडियो देखेंगे बेटा, वीडियो में डू कमेंट के आपको इस वीडियो में अगर कुछ भी दिक्कत है तब भी आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं बेटा। किसी क्वेश्चन में अगर क्वेरी रह गई है तब भी आप वीडियो में कमेंट करिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करेंगे। एंड प्लीज आप बेटा सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए मैक्सिमम वीडियो को। थैंक यू।